क्लासेस रेगुलर अटेंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, टेस्ट आपके लिए भी बहुत जरूरी है देना, क्योंकि मैं बार बार बच्चों को बोल रही हूँ कि जेई का पेपर ना आपका ऑनलाइन होना है, तो आपको वो जो ऑनलाइन पूरा पोर्टल है वो भी समझ में आ जाएगा, और एक एक चैप्टर करके आप तैयारी करते रहोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा सिलेबस कब पूरा हो गया, वरना बैकलॉग इकट्ठा इतना हो जाता है बच्चों को कि कुछ समझ नहीं आता उनको। ठीक है, तो करें फिर अब आज की क्लास शुरू। ऐसे मोटिवेट हो गए हैं सब बच्चे कि हाँ मैम टेस्ट भी देंगे, रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करेंगे? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो आज यूनिट एंड डायमेंशंस का हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है, एक लेक्चर हमारा कल की क्लास में हो गया था जिसमें हमने बहुत बेसिक बेसिक चीजें कवर कर ली थी कि यूनिट क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। हमने डायमेंशन सीखा था, वो आप लोगों के लिए कुछ नया है कि डायमेंशंस क्या होती हैं, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अब आज की क्लास में बेटा सबसे पहले हमने ये जो डायमेंशनल एनालिसिस पूरा कल किया था, डायमेंशन के बारे में सीखा था। एक बहुत जरूरी चीज है हम लोगों के लिए कि हम सीखें कि इसका यूज क्या है, राइट? वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके 3 मेजर यूज होते हैं। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट, अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी को, सेंटीमीटर से मीटर में करना है, न्यूटन से डाइन में करना है, डाइन से न्यूटन में करना है, तो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस बहुत काम में आता है, तो इसको हम सीखेंगे। अगर आपको कोई फिजिकल रिलेशन गिवन है तो उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस आप चेक कर सकते हो, वो भी हम सीखेंगे। और अगर आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, उनके बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है कि कैसे रिलेटेड है वो एक दूसरे से, वो भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कर सकते हैं। सो वी विल लर्न हाउ टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन टुडेज क्लास. Once this is finished, once the dimensional analysis wala part is finished, then we'll move on and we'll understand about significant figures and we'll understand about errors. ठीक है, तो ये हमारी क्लास का एम है बेटा। तो क्विकली एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं जो भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। कल की क्लास में सबसे पहले हमने देखा था मेजरमेंट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? मैम, टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। वेरी गुड। एक क्वांटिटी आपको पता है और दूसरी क्वांटिटी की आप किसी चीज को किसी क्वालिटी को उसकी वैल्यू निकाल रहे हो, है ना? किसी चीज की आप लेंथ निकाल रहे हो, हाइट निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब आप उसकी कोई पर्टिकुलर क्वालिटी को निकाल रहे हो, पर्टिकुलर उसका कोई एट्रीब्यूट है जिसको आप निकाल रहे हो, जिसको आप नाप रहे हो। सो हाउ विल यू डू दैट? यू विल कंपेयर इट विद सम नोन स्टैंडर्ड जो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो आप मुझे किसी भी चीज की लेंथ बता सकते हो बाय कंपेयरिंग इट विद सेंटीमीटर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेजरमेंट करना। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? All quantity which can be measured. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे। ऑल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके एग्जांपल बता दो थोड़े थोड़े। मीटर, लेंथ, हाँ, लेंथ आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, बिल्कुल सही। मैम, मास, टाइम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मास हो गया, टाइम, वेरी गुड। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि इनको आप जो हमारे पास टूल्स हैं उनको यूज करके मेजर कर सकते हो। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप की होती हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बेटा? मैम, मैम, roots जो of किसी पे all डिपेंडेंट नहीं होती, quantities. इंडिपेंडेंट होती हैं वो। वेरी गुड, वेरी गुड। फंडामेंटल क्वांटिटी बिल्कुल सही बोला सब बच्चों ने। एक तो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये क्वांटिटीज आपकी बेस क्वांटिटीज हैं जिसको यूज करके आप फिजिक्स के अंदर सारी की सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, और डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? वो जो डिपेंडेंट है और मैम, जो डिपेंडेंट होती हैं fundamental फंडामेंटल यूनिट से बनाई जाए। बिल्कुल सही बोला। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज अब हम लिख रहे हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज आप निकाल रहे हो यूजिंग दोस फंडामेंटल क्वांटिटीज एज बेस क्वांटिटीज, वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाती हैं बच्चों। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? मैम, जो एंगल्स को मेजर करती हैं। वेरी गुड। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमने देखा कि ना तो ये फंडामेंटल होती, ना ये डिराइव्ड होती, बट ये हमें ना सेकेंडरी फॉर्म में जरूरत पड़ती है इनकी जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो होती है वो हमारी, हमने देखा था, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। इसके बाद हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? मास, मैम 7 है टोटल। हाँ Time, 7 है टोटल। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेस temperature, इंटेंसिटी mole. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वेरी गुड। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इसके अलावा और क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, है ना? ल्यूमिनस Amount इंटेंसिटी। of substance, luminous. बिल्कुल सही बोला। लुमिनस इंटेंसिटी लिख दी है मैंने, और अमाउंट ऑफ लास्ट में हमने सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख दिया। और इन सबको अगर हम डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करते हैं?
मैम इनके सिंबल मास से को M हाँ, से इनके सिंबल क्या होते हैं? मास का तो एम हो जाता है, एम कैपिटल एम के हाँ, मैम capital मीटर कैपिटल आई लेंथ बिल्कुल कैपिटल सही। टी टाइम का Time. कैपिटल टी, कैपिटल के टेम्परेचर, कैपिटल ए वेरी गुड। या क्या कैंडला, सी डी इसको सीडी से करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैम एम ओ एल मोल ठीक है। ये इनके डायमेंशन होते हैं। अब इसको यूज करके आप कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी निकाल सकते हो, है ना। कल तो बहुत सारी हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज निकाली भी थी, वेलोसिटी निकाली थी। वेलोसिटी का क्या आया था हमारा डायमेंशन? मैम डिस्प्लेसमेंट एल टी माइनस वन वेरी गुड, एल टी माइनस वन, मतलब एल वन टी माइनस वन। ठीक है, इसके बाद हमने बहुत सारी निकाल ली थी यार। फोर्स निकाली थी, फोर्स का क्या आया था? ML2 एम MLT-2 हाँ, एम एल टी माइनस टू, है ना। इसी तरीके से आप कितनी भी क्वांटिटीज, ये सारी जो हमने यहाँ पे लिखी है इनसे लिख सकते हो, वो सारी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। फिर हमने देखा था कि सप्लीमेंट्री हमारे पास दो होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल वेरी गुड, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल हमारे पास तब आता है जब हम किसी 2D ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। होता क्या है? थीटा इज इक्वल टू आर आर्क अपॉन रेडियस वेरी गुड, आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसकी यूनिट होती है रेडियन, ये भी देखा था हमने, रेडियन है ना। इसकी यूनिट होती है रेडियन। फिर हमने कल की क्लास में ये भी देखा था कि ये लेकिन होती डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। इसकी डायमेंशन नहीं होती क्योंकि आप दो लेंथ को डिवाइड कर रहे हो। और सॉलिड एंगल में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि एरिया जो होता है मैम उसको ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर गुड एरिया स्टेरेडियन रेडियस का स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो जाती है हमारी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ठीक है, इतना पार्ट हमने करा था कल। फिर बहुत सारी और क्वांटिटीज की डायमेंशन भी निकाली थी, वो सब तो क्लियर है सबको? यस मैम ठीक है, अब आगे चले। यस चलो, तो बेटा अब अगला टॉपिक जो हमें समझना है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी बहुत हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी को यूज करके ही आप देख पाओगे कि कोई इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो क्या वो इक्वेशन सही है या नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी का यूज करके अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है, उसमें कोई अननोन क्वांटिटी है, उस अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। और ये जो प्रिंसिपल है बड़े ही सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं आपसे बोलूं कि 10 किलो को 10 kg और 10 सेंटीमीटर को ऐड कर दो, सो इज दिस पॉसिबल? नो नो मैम मैम नो मैम दिस इज नॉट पॉसिबल, पक्का है ना। इट इज नॉट पॉसिबल यार, ऑब्वियस सी बात है यार कि कैसे मैम दो अलग अलग आप चीजों को कैसे ऐड कर दोगे। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि प्रेशर और फोर्स को ऐड कर दो, प्रेशर और फोर्स को ऐड कर दो, तो कर पाओगे? नहीं मैम प्लस या माइनस आपको फोर्स में करनी है तो आप इसको नहीं कर पाओगे ना बेटा, है ना। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो इट इज वेरी, मतलब इट इज अ वेरी सिंपल थिंग इफ आई से दैट कि दो सिमिलर क्वांटिटीज को ही आप ऐड कर सकते हो, है ना। दो आप सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हो, दो आप सिमिलर क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी का रूल वन तो हमारे पास एक तरीके से ये आ जाता है सिंपली कि अगर मैं किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो वो दोनों क्वांटिटी सिमिलर होनी चाहिए, मतलब उनकी डायमेंशन सिमिलर होनी चाहिए। ओनली टू सिमिलर क्वांटिटीज, only two similar quantities, सिमिलर मतलब डायमेंशन जिनकी सेम हो, ठीक है, विद सेम डायमेंशन, विद सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये पॉइंट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नो मैम है ना बेटा। अगर मैं आपको कोई भी छोटा सा भी एग्जांपल अगर दूं, सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक कुछ है फोर्स माइनस बीटा, तो बीटा की डायमेंशन शुड बी सेम एज फोर्स, should have same dimension as force, then only it will be possible, यस मैम है ना। तो सिंपल सा चीज है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट रूल है कि दो अगर चीजों की सिमिलर डायमेंशन होंगी तभी आप उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी हम काफी सारे क्वेश्चंस में अभी यूज भी करेंगे। एक और रूल जो होता है इसका, वो भी बड़ा सिंपल सा रूल है। ठीक है, दूसरा रूल भी समझ लो, फिर फाइनली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है वो भी हम समझ लेंगे। तो रूल टू क्या होता है हमारे पास कि सपोज आप साइन थीटा कंसिडर कर रहे हो, सपोज आप साइन ऑफ थीटा कंसिडर कर रहे हो, तो बेटा साइन ऑफ थीटा अगर मेरे पास लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये भी डायमेंशनलेस यस मैम है ना। जो थीटा है वो भी मेरा डायमेंशनलेस है, और दूसरी ये जो साइन थीटा इटसेल्फ है ये पूरी टर्म भी डायमेंशनलेस ही आएगी,
है ना, साइन थीटा भी तो डायमेंशनलेस ही होता है, साइन थीटा की कोई डायमेंशन थोड़ी होती है, एक वैल्यू ही तो आती है। तो साइन थीटा में थीटा जो है, जो उसका आर्ग्यूमेंट है, वो भी डायमेंशनलेस होता है और साइन थीटा इटसेल्फ भी डायमेंशनलेस होता है। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, कॉस थीटा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टैन थीटा ले लो, ठीक है, कुछ भी अगर आप ले लो तो वो भी आपका डायमेंशनलेस ही आना चाहिए। सिमिलरली अगर मेरे पास कुछ पावर मैंने रेस कर रखी है, इफ आई एम हैविंग 2 रेज टू द पावर समथिंग, 2 रेज टू द पावर है मेरे पास कुछ भी x, सो ये जो x है दिस शुड आल्सो बी डायमेंशनलेस, है ना, दिस टू शुड भी तो आल्सो, डायमेंशनलेस होगा। क्या बेटा, टू 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 तो डायमेंशनलेस होता ही है ना, टू तो एक कांस्टेंट है, बट मैं बोल रही हूँ अगर मैंने कोई पावर में रेस कर रखी है चीज तो वो भी डायमेंशनलेस ही आनी चाहिए, वरना मैं पावर में कैसे रेस करूंगी। अच्छा एक चीज पूछ रही थी, वेरिएबल क्या होंगे? बेटा वेरिएबल जैसे हमने ये स्पीड निकाला, वेलोसिटी निकाला, ये सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट मतलब 2 हो गया, ई हो गया, पाई हो गया, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये सारे हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, है ना बच्चों। यस मैम। ठीक है, हाँ बेटा अंकुश क्या डाउट है बच्चा। मैम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में एक डाउट था, एंड क्लास के एंड होते ही बता हाँ देना। क्लास के एंड होते ही बता देना, वरना आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है, वैसे ही अगर आप बेटा लॉग लेते हो, जैसे ना मैं व्हाट्सएप इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जिस टाइम पे आप बच्चों को डाउट आएगा ना उसी टाइम पे आप मुझे भेज दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, वरना फिर आपको क्लास का वेट करना पड़ेगा कि मैम अब क्लास होगी फिर हम आपको डाउट पूछेंगे। इससे बेटर है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भेज दो, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भेज दो, मैं वहीं पे रिस्पॉन्ड कर दूँ। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो फंक्शंस हैं, अब लॉग का भी अगर हमारे पास फंक्शन है, नेचुरल लॉग हो या फिर लॉग टू द बेस 10 हो, तो वहां पे भी बेटा ब्रैकेट में हमारे पास जो भी टर्म रहती है वो डायमेंशनलेस रहती है। ठीक है, ये क्लियर है चीज। यस मैम। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ही सिंपल चीज बोलता है, बड़ी सिंपल चीज बोलता है कि अगर आपके पास कोई डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई डायमेंशनल इक्वेशन है, तो जो डायमेंशंस होती हैं ऑन ईच साइड, dimensions on each side of each term in a dimensional equation should be same। ठीक है, और ये दोनों जो ऊपर हमने रूल्स पढ़े हैं इसको यूज करके हम ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देख भी सकते हैं कि भाई ऑब्वियस है, अगर मैं बोल रही हूँ दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा प्लस फोर्स, तो भाई अल्फा की भी यूनिट फोर्स की, अल्फा का जो डायमेंशन है वो भी फोर्स का ही होनी चाहिए, और बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा, बीटा कोई भी क्वांटिटी हो, गामा कोई भी क्वांटिटी हो, बट इनको मल्टीप्लाई करने पे जो डायमेंशन आती है वो मेरी फोर्स की होनी चाहिए ना, है ना बेटा। तो ये जो दो भी हैं, ये अल्फा और बीटा गामा जो दो हैं, इन दोनों की डायमेंशन सेम डायमेंशन एज फोर्स। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। मैम ठीक है, बहुत सिंपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी को यूज करके हमारे जो सारे यूजेस हैं वो भी हमें समझ में आ जाएंगे, इसी को यूज करके हम देखेंगे कि हाँ हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस भी कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि जैसे एनर्जी की आपको ये इक्वेशन गिवन है दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो हम एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, यस मैम। है ना। बहुत सिंपल है, कैसे करोगे, मास का आपको पता ही है, मास का डायमेंशन कितना हो जाता है, एम केजी में होता है M। कैपिटल एम, सिंपल। वेलोसिटी का कितना होता है, मैम LT -1 L1T-1। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, अब हाफ तो कांस्टेंट है, M1 L2T मैम -2। ML2T-2। वेरी गुड बेटा, अब हाफ तो Ma'am, कांस्टेंट है ना, हाँ स्क्रीन विजिबल है बेटा, यस मैम। half तो आपका constant है, half is a number and it has no dimensions. So if I'm talking about energy here, then that means that I will have dimension of m multiplied by dimension of v का square. So this will be equal to what? m raised to 1 m raised to 1 और l v raised to L2T -2। तो यही आती है हमारी एनर्जी की डायमेंशन भी बेटा। यस ma'am। मैम। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन फिर से रुकेगा एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो एनर्जी की हमारी डायमेंशन कितनी आ गई, M1L2T-2। सिंपल है ये। तो यहाँ पर हमने ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो यूज किया कि दोनों साइड पे जो मेरे टर्म्स हैं उन दोनों की डायमेंशन मेरी सेम होनी चाहिए, है ना बेटा। वैसे ही अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है तो उसको यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी भी चीज की क्या हमारे पास, तभी हमने F इज इक्वल टू ma लिखकर फोर्स की डायमेंशन भी तो निकाल ही ली थी ना। तो इक्वेशन से आप निकाल सकते हो कि किसी भी क्वांटिटी की क्या डायमेंशन होनी चाहिए। अब इसका थोड़ा सा एक
ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ये रैंडम इक्वेशन गिवन है जहाँ पे आपके बेसिकली यू आर हैविंग द इक्वेशन एज अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि टी आपका टाइम है, एफ आपका फोर्स है, वी वेलोसिटी है, एक्स आपका डिस्टेंस है, और आप लोगों को बताना है कि अल्फा और बीटा जो है उनकी हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अब सबसे पहले देखो, जहां इस पूरे क्वेश्चन में आपको फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी की डायमेंशन पता है ना? तो उसकी Yes, ma'am, डायमेंशन पता। आप लिख सकते हो कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होगी? डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, माने डायमेंशन ऑफ फोर्स हमने देखा था अभी m1 l1 t - 2 होती है, और वेलोसिटी की भी हमने देखी l1 t - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी डायमेंशन बेटा? M1 L2 T minus 3। t - 3। तो अब बेटा ये जो बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये जो अल्फा अपॉन टी स्क्वायर है, इनकी डायमेंशन भी तो यही होनी चाहिए ना, Yes ma'am। है ना? यही तो मतलब हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, दैट दिस इज इक्वल टू बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन एंड इट इज आल्सो इक्वल टू अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन। बोथ ऑफ दीज शुड हैव द सेम डायमेंशन एज दिस। सो नाउ आई कैन कैलकुलेट बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन। ये कितनी हो जाएगी? अगर मैं x की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं कि x मेरा डिस्टेंस है, तो आई एम बेसिकली हैविंग बीटा l रेज टू -2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? m1 l2 t रेज टू -3। तो यहाँ से बीटा की डायमेंशन आ गई बेटा? मैम नहीं समझा। नहीं समझा? इसको मिटा के फिर से लिख। मैम मेरे को बराबर वाला मैम, समझ नहीं, आपने आपने- इक्वल किया। ठीक है, मैम Yes, ma'am, आपने आगे समझ x में। को लेंथ क्यों रखा? गिवन है ना बेटा, x डिस्टेंस है आपको, गिवन है ना, x जो है वो डिस्टेंस है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? तो डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन Yes, ma'am, डायमेंशन okay, ऑफ एक्स okay. स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर के बराबर। अच्छा, स्क्रीन रुक गई, अभी विजिबल है बेटा? Yes ma'am। ठीक है, और ये वाली जो डायमेंशन है ये हमने अभी देखा, शुड बी इक्वल टू दिस। सो व्हेन आई इक्वेट, व्हाट विल आई गेट? दैट बीटा विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। m1 l4 t - 3 आ रही है। वेरी गुड, m1 l2 t - 3। तो एक तरीके से बीटा की जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होके कितना आ गया? m1 l4 t - 3। समझ में आया आप सबको? मैंने एक्सपैंड करके स्टेप्स लिख दिए। यस मैम। क्लियर है बच्चों? मैम ऐसे रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूं? अच्छा, ये फोर्स इनटू वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली हमने, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? Yes ma'am। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि यार ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें आप फोर्स इनटू वेलोसिटी को अगर बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर में ऐड कर रहे हो, तो ये जो बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर है और फोर्स इनटू वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन तो सेम होनी चाहिए ना, है ना? तो बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की अब हमें डायमेंशन पता करनी है। तो बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन निकालने का मतलब क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको एक्स तो दे ही रखा है कि एक्स आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस स्क्वायर की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? लेंथ स्क्वायर के बराबर। नाउ यू हैव टू इक्वेट दिस टू m1 l2 t - 3। तो अगर इसको करोगे तो बीटा की डायमेंशन निकालने के लिए l स्क्वायर इधर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर एज m1 l4 t - 3। इज इट ओके गाइस? यस मैम। मैम अल्फा की वैल्यू m1 l2 बना रहा है। वेरी गुड, अल्फा की वैल्यू भी इसी तरीके से आएगी भाई, सेम अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की भी तो यही होनी चाहिए, सेम डायमेंशन m1 l2 t - 3। दिस शुड बी द डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर एज वेल, यस मैम। है ना? क्योंकि एलएचएस की भी तो सेम डायमेंशन ही होनी चाहिए। तो अगर अब मैं यहाँ पर पुट करती हूँ ये चीज, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 l2 t - 3। तो यहाँ से अगर मैं टी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो अल्फा की भी तो डायमेंशन आ जाएंगी। कितनी आ जाएगी अल्फा की डायमेंशन? m1 l2 t - 1। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, ऐसे कोई भी अगर आपको अजीबोगरीब क्वांटिटी दी होगी तो आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो ना। कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन में आप किन्हीं भी टर्म्स की डायमेंशन निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा? आगे चलूं? मैम अल्फा की वैल्यू कैसे आई उसे बीटा की? बेटा बीटा की वैल्यू तो ऐसे आ गई कि आपने बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर वाली जो चीज है उसकी डायमेंशन होनी चाहिए m1 l2 t - 3। इससे आपने इसको इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की डायमेंशन तो अपन को पता ही है ना कि एल स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए,
है ना। तो जब आप इस इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो एल स्क्वायर आपका इस साइड पे चला जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड यू विल ऑब्टेन डायमेंशन ऑफ बीटा एज m1 l4 t माइनस। आगे समझ में। ठीक है, वैसे ही हम सेम मेथड फॉलो करके ये अल्फा अपॉन टी स्क्वायर जो है उसकी भी निकाल सकते हैं। टी की आपको पता है डायमेंशन टी के बराबर होती है, कैपिटल टी के। सो यू विल गेट व्हाट, अल्फा अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू m1 l2 t माइनस। ठीक है, हाँ अंकुश बेटा बताओ क्या डाउट है बच्चा। मैम इसको आपने a अपॉन टी स्क्वायर को एफ बी के इक्वल भी लिया और बी एक्स स्क्वायर के भी इक्वल लिया, इसका मतलब मैम एफ बी और बी अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे? नहीं, दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों की डायमेंशन सेम होंगी। अगर आप दो प्रेशर को ऐड करोगे तो फाइनल क्वांटिटी में तो प्रेशर ही आएगी ना, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स इनटू वेलोसिटी को ऐड कर रही हूँ तो आई कैन ओनली ऐड इट टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एंड जो आंसर आएगा वो भी तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी आएगा। तो सारी जो टर्म्स है उनकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए ना बेटा। मैम डायमेंशन इक्वल होगी बस। डायमेंशन इक्वल होगी, वैल्यू इक्वल नहीं होगी। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बट आई एम सेइंग दैट अल्फा अपॉन टी स्क्वायर और बीटा अपॉन टी स्क्वायर जो है उसकी बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर जो है उसकी डायमेंशन इक्वल होगी। अल्फा और बीटा की भी डायमेंशन मैम इक्वल नहीं आ रही इधर। हाँ बेटा, मैम ये जो अपनी कंडीशन जैसे जो ये कंडीशन थी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये हर इक्वेशन में मैटर फॉलो करेगी राइट, हर यस इक्वेशन। यस यस, एवरी हाँ तो बस इक्वेशन। फिर ठीक है, मतलब अगर ये होता है कि कुछ कंडीशन होती तब थोड़ा हार्ड होता है, वैसे नहीं तब तो नहीं, ये इट सही फॉलोड है। इन एवरी इक्वेशन, इट इज फॉलोड इन एवरी इक्वेशन, यू विल सी दैट। यार प्रेशर को प्रेशर से ही तो ऐड करोगे, मास को मास से ही तो ऐड करोगे, लेंथ को लेंथ से ही तो ऐड करोगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी तो ऐड कर सकते हो, है ना। दो लाइक चीजों को ही तो ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। डिवाइड तो चलो किसी को भी कर लो, बट लाइक चीजों को ही तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आगे चलो। यस मैम। चलो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, इस केस में बताओ अल्फा और बीटा की क्या डायमेंशन होंगी। यहाँ पर भी वेलोसिटी, फोर्स और टाइम ही है। सोचो, फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। तो एक चीज हमने पढ़ी थी ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि ये जो बीटा मल्टीप्लाइड बाय टी है दिस शुड बी डायमेंशनलेस, this quantity should be dimensionless, right? So that means that dimension of beta multiplied by t should be equal to 1, तभी वो dimensionless होएगी। तो इसका मतलब है बीटा और जो टाइम की डायमेंशन है t, this should be equal to 1 when multiplied। तो बीटा की डायमेंशन तो डायरेक्टली आ गई। Yes, ma'am. M0 L0 T minus 1. वेरी गुड, m0 l0 t minus 1। ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है बेटा, अब आगे क्या करें मैम। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अब ये जो पूरी साइन वाली टर्म होती है ये भी तो डायमेंशनलेस ही होती है, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। Yes, ma'am. साइन भी तो Ma'am, हमारी alpha की वैल्यू डायमेंशनलेस। M1 L minus 1 T 0 आ रही है। वेरी गुड, अल्फा एम की जो, ए की वैल्यू एम टी माइनस वन आ रही है। वेरी गुड, अल्फा की वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाएगी डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर। सो व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट इट, इट विल बी व्हाट, m1 l1 t minus 2 अपॉन l1 t minus 1 का होल स्क्वायर, मतलब l का स्क्वायर हो जाएगा t minus 1 का -2 हो जाएगा। अच्छा एक चीज पूछनी थी, हाँ बेटा, साइन ब्रैकेट में कुछ भी है तो वो डायमेंशन लेस है, तो हम हाँ उसको डायरेक्ट पेपर में लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, एज साइन समथिंग इज यार डायमेंशन लेस। पेपर में तो लिखना ही पड़ेगा ना, ये तो चलो हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट आप बोलोगे ना द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, वो तो रेडियन या फिर एंगल में आता है ना वो, तो एंगल तो हमेशा डायमेंशनलेस ही होता है ना, अभी तो हमने देखा। तो या पेपर में भी लिख देना दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस एंड साइन ऑफ समथिंग इज आल्सो डायमेंशन। अच्छा मतलब फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर में कुछ भी करोगे तो हमको बताना पड़ेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं एक स्टेटमेंट में। हाँ बेटा देखो, वो आपके वैसे डिपेंड भी स्कूल के टीचर्स पे करता है, बट एक छोटी सी स्टेटमेंट तो आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, ये सब चीजों को करके आप ऑब्वियसली अपना आंसर उसी तरीके से फ्रेम कर वो सकते सब तो मैथ्स में भी लिखनी पड़ेगी। हैं। हाँ वो तो यार एक्सप्लेन तो आपको हर जगह पे करना पड़ेगा ना, खाली ये जेई में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, वहां पे आपको आंसर सही लाना है खाली, यही हमारा मेजर टास्क है। बीटा इनटू मैम ये टाइम बी इक्वल टी टू इक्वल टू 1 ये वापस बता सकते हो आप? अच्छा बेटा, साइन के जो ब्रैकेट में हमारा आर्ग्यूमेंट आता है वो थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है, उसको रेडियन वगैरह में हम लिखते हैं, तो रेडियन हमने देखा था डायमेंशनलेस होता है। एंगल जो होता है आपका, एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना बच्चा। तो साइन के भी ब्रैकेट में ये जो बीटा टी है, अगर कुछ भी फंक्शन हो तो कुछ भी फंक्शन जो साइन के ब्रैकेट में है वो आपका डायमेंशनलेस होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि आपको बीटा टी गिवन है तो बीटा टी शुड ऑल्सो बी डायमेंशनलेस, विच विल इम्प्लाई दैट बीटा हैज द डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन टाइम, मतलब बीटा की जो डायमेंशन होती है वो t raised to -1 होती है। इज दैट ओके बच्चा?
यस मैम, Yes, थैंक ma'am. यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yep. चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने देखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेस होते हैं। हम सारे यूजेस को एक एक करके, हाँ देख लो बेटा। अब डायमेंशनल एनालिसिस के इसके बाद हमने इतना समझ लिया, अब हमें डायमेंशनल एनालिसिस समझना है ना। डायमेंशनल एनालिसिस हमने कर भी लिया। अब डायमेंशनल एनालिसिस के 3 अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे यूजेस है। पहला यूज यही है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है, सो यू कैन डू दैट वेरी इजीली यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा जो इसका यूज है वो ये है, जो अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी देखा, कि किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस आप चेक कर सकते हो कि है या नहीं है। अगर उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस सही होगी तभी वो फिजिकल रिलेशन जो है वो वैलिड रहता है, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। और तीसरी चीज ये होती है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिपेंड्स ऑन मास, दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी सॉल्व। तो इस केस में आपको मैंने टाइम पीरियड दे दिया एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सो यूजिंग द concept of dimension, using the concept of homogeneity, using the concept of dimensional analysis, we can determine कि टाइम पीरियड और ये जो तीनों के तीनों अलग वेरिएबल्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज रहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। आप लोगों के पेपर में यूजुअली जो पूछा जाता है वो इससे क्वेश्चन आता है। सबसे स्पेसिफिकली सीबीएसई का जो पेपर है आपका, ये वाला जो पार्ट है, उससे आपका क्वेश्चन काफी पॉपुलर रहता है। ठीक है, चलें अब आगे। अब इन सबको हम 2 एक मिनट एक रुको, करके, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ मैम। हाँ लिख लो बेटा। अब इन सबको हम ना एक एक करके समझेंगे। एक चीज पढ़ ली, उसको समझ लिया, फिर उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा यूज समझ लिया, उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तीसरा समझ लिया, उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर डायमेंशनल एनालिसिस को बाय बाय कर देंगे क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके उसके बाद चैप्टर खत्म, पार्टी चैप्टर खत्म नहीं हो रहा बेटा, चैप्टर का पहला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा। इसके बाद हम अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट कवर करके तब ये चैप्टर खत्म होगा। तो अभी लगेगा इसको ये वाला हफ्ता। इतनी बकवास अभी तक पहले इस चैप्टर के हाँ। पहले पार्ट में किया, हाँ, खत्म हो ये गया तो खाली दिमाग। छोटा सा एक, ये खाली डायमेंशन वाला टॉपिक है। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन जो है उसमें से डायमेंशन वाला जो टॉपिक है वो हमारा हो गया। ठीक है, बाद वाले टॉपिक्स इजी हैं इसके, ये वाला थोड़ा सा लंबा है, इसमें टाइम भी लगता है। बाकी सारे टॉपिक्स इजी हैं, मतलब बाकी मुश्किल नहीं। लंबा नहीं, कंफ्यूजिंग है। अच्छा कोई नहीं, अभी धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस करोगे ना बेटा, इसका एक असाइनमेंट भी मैं अभी आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगी। जैसे ये वाला पार्ट खत्म होएगा, उसमें डायमेंशंस के सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो आप असाइनमेंट करना, वो उससे आपका सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब पहला यूज देखते हैं। पहला यूज ये है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि एक फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके पास है, यू कैन यूज जो वो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये यूज है ना, ये एक बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। क्या आप मुझे ये बताओगे कि 50 सेंटीमीटर है अगर मेरे पास, है ना, अगर मेरे पास 50 सेंटीमीटर है और अगर मेरे पास 500 मिलीमीटर है, तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए, एक 50 है एक 500 है, बट क्या ये जो लेंथ है ये इक्वल होगी? यस मैम। मैम है लेंथ ना, इक्वल होगी। बड़ी सिंपल सी बात बोली है यार मैंने। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि आप लोगों को ये सिंपल सी चीज पता है कि मैम 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मिलीमीटर, है ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं, इट विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर ना। सिंपल है। वैसे ही मैम अगर हम मास की बात करें, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, है ना। इसको भी आगे आपको और कन्वर्ट करना है तो आप और कन्वर्ट कर सकते हो, मिलीग्राम्स वगैरह के अंदर इसको लिख सकते हो। बट मेरा ये बताने का आपको पर्पस है कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है, कुछ भी क्वांटिटी है, तो वो क्वांटिटी दो चीजों को मिलाकर बनी हुई है। एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक आपके पास कोई यूनिट है ना। कैन यू गाइस सी दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी, इफ यू आर मेजरिंग इट, यू विल एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। एंड ये जो फिजिकल क्वांटिटी है भाई, अगर लेंथ में मेजर कर रही हूँ, 50 सेंटीमीटर लेंथ है, तो लेंथ तो उतनी रहेगी ना 50 सेंटीमीटर, चाहे मैं उसको मिलीमीटर में लिख दूं, चाहे मैं उसको मीटर में लिख दूं, लेंथ तो मेरी सेम ही रहेगी ना। सो दिस पर्टिकुलर यूज इज बेस्ड ऑन द fact that for any physical quantity the numerical value multiplied by the unit of that physical quantity should be a constant, है ना। ये वाली जो 50 सेंटीमीटर 500 मिलीमीटर के इक्वल है, 0.5 मीटर के इक्वल है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है फाइनल, वो तो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना। जो ये लेंथ है वो तो आपकी कांस्टेंट है,
अगर मेरे पास 1 किलो का मास हाथ में है, उसको चाहे आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, उसको चाहे आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, उसको चाहे आप पाउंड में रिप्रेजेंट कर दो, आप किसी भी चीज में रिप्रेजेंट कर दो, वो वैल्यू तो मेरे पास सेम ही रहेगी ना मास की। मास थोड़ी चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो चेंज हो रही है वो चेंज हो रही है, यूनिट जो है वो चेंज हो रही है, बट मास तो मेरे पास सेम ही रह रहा है ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? इसमें ठीक है बेटा, तो यही होता है कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट चेंज कर रहे हो तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज ऑन चेंजिंग द यूनिट, numerical value also changes। ये तो सिंपल है समझना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डायमेंशनल एनालिसिस में कैसे यूज करेंगे? मेरे पास सपोज 2 अलग अलग यूनिट्स हैं, लेट U1 एंड U2 बी 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 2 अलग अलग 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं, 2 डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, तो ये पूरे प्रिंसिपल से हम लोगों ने यही सीखा है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू U1 के साथ एसोसिएटेड है N1 U1, इट मस्ट बी इक्वल टू सम अदर न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय U2, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मिलीमीटर, तो 50 मेरा U1 हो गया, सेंटीमीटर मेरा 50 मेरा N1 हो गया, है ना, 50 मेरा N1 हो गया, सेंटीमीटर मेरा U1 हो गया, 500 मेरा N2 हो गया, मिलीमीटर मेरा U2 हो गया। और इस तरीके से हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने क्या देखा है कि ये जो यूनिट्स हैं, है ना, अब हम लोगों ने क्या देखा है कि जो भी आपकी यूनिट है उसको आप डायमेंशन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, डायमेंशन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। डायमेंशन के फॉर्म में कुछ भी m⁻⁴ आ गया, l⁻b आ गया, t जो भी आपका टाइम है raised to c आ गया, है ना। तो अगर मैं U1 की बात कर रही हूँ तो U1 के केस में मेरा कुछ मास की वैल्यू होगी, सपोज kg है मास की वैल्यू, कुछ लेंथ की वैल्यू हो गई, कुछ टाइम की वैल्यू हो गई। और जो मेरा दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें ये जो मास, लेंथ और टाइम है ये भी तो अलग अलग होंगे ना। हो सकता है मेरा जो मास हो वो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ उसको किसमें, ग्राम में एक्सप्रेस कर रही हूँ, बट जो डायमेंशन है जो ए बी और सी है वो तो सेम रहेगी, राइट। जो भी डायमेंशन है वो सेम रहेगी, भले ही सपोज यहाँ पर केजी है, मीटर है, और नहीं, सपोज ये मेरा MKS सिस्टम है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर मेरा मीटर है, जो मेरी लेंथ है दैट इज आई एम मेजरिंग इन मीटर, मास आई एम मेजरिंग इन मास किसमें मेजर होता है, किलोग्राम, और टाइम कितने मेजर होता है, टाइम मेरा मेजर हो गया सेकंड में। और अगर यूट्यूब में मैं बोलूं कि मेरा ये CGS सिस्टम है जिसमें आपको कन्वर्जन करनी है, तो यहाँ पर M2 हो जाएगा मेरा ग्राम, L2 हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर, और टाइम मेरा चलो सेकंड ही रहेगा, बट जो तीनों की डायमेंशन है वो तो मेरी सेम रहेंगी ना बेटा। कैन यू गाइस इमेजिन दिस फैक्ट, राइट। अब जैसे यहाँ पर हम तीनों लेंथ कंपेयर कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर है, 500 मिलीमीटर है, कुछ भी है अगर मेरे पास वैल्यू, तो तीनों की जो डायमेंशन है वो तो l⁻1 ही है ना, उसकी वैल्यू तो l⁻1 ही है। तो अब इस चीज को करने का फायदा क्या है कि अगर मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन बेटा, अगर मुझे किसी भी चीज में N2 की वैल्यू निकालनी है कि मैंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो N1 मल्टीप्लाइड बाय M1 अपॉन M2A, L1 अपॉन L2B एंड T1 अपॉन T2C। ठीक है, एक बार ये सब बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन। ठीक है, एक बार सब बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, फिर ये वाला चीज एक बार फिर से भी समझेंगे, और फिर इसको आगे जाके हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार ये चीज नोट डाउन कर लो, फिर इसका एक एग्जाम्पल करवाती हूँ आप लोगों को, फिर एक बार इस पे वापसी आ जाऊंगी। ठीक है, देन आई विल कम बैक टू दिस। चलो एक एग्जाम्पल करवाऊं इसका सिंपल। यस मैम। ठीक है तनीषा बेटा, इसका एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ, एग्जाम्पल से समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये वाला चीज भी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको यंग्स मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो डाइन है वो आपकी CGS यूनिट होती है फोर्स की, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इसको देखोगे कैसे हम कर रहे हैं,
आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? 19 into 10 की बार है ना। वेरी गुड, यही आंसर आएगा, बिल्कुल सही बोला आपने। इसको देखते हैं कैसे आया। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन है? दैट यूनिट्स ऑफ यंग मॉडुलस, क्या है यूनिट इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो भी यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन जो होनी चाहिए, डायमेंशन भी मैं यहां से गैस कर सकती हूँ ना, डायमेंशन शुड बी ऑफ फोर्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इज दिस ओके? डिस्टेंस का स्क्वायर लिख लो या फिर लेंथ का स्क्वायर लिख लो, है ना। इसकी जो डायमेंशन है वो भी तो फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर होनी चाहिए, तभी तो ये यूनिट आई होगी, वरना ये यूनिट कैसे आती? ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है? तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ y विल बी इक्वल टू व्हाट? डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये चीज जब डिवाइड सब्ट्रैक्ट सब कुछ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? y की डायमेंशन करना कैलकुलेट। मैम L M M1 और L -1 T -2। वेरी गुड, m1 l -1 t -2। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया? यहां Yes. तक क्लियर है नहीं है? ठीक है बेटा, ये चीज हमें समझ में आई। अब देखो कि अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात करती हूँ, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका एसआई यूनिट होती है ना, मतलब। तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया? न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट? केजी, है ना। यहाँ पर हम केजी की बात कर रहे हैं और फोर्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक्सीलरेशन, मास एंड वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करूं तो केजी आ गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 केजी रेज टू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, 1 केजी मल्टी, देखो इसमें यहाँ पे 1 भी लिख देते हैं, इट विल बी इक्वल टू 1 केजी मल्टीप्लाइड बाय, अब लेंथ इनवर्स है, मतलब 1 मीटर का इनवर्स, और टाइम का भी इनवर्स है, मतलब 1 सेकेंड का इनवर्स। इज दिस थिंग ओके? ये चीज क्लियर है सबको? जो हमने मैम ऊपर से -2, मैम -2 लिखेंगे ना 1 सेकेंड पे? हाँ -2 लिखेंगे। ठीक है, ये जो हमने डायमेंशन लिखी उससे बस यहाँ पर m का मैंने पुट कर दिया, केजी होता है एसआई सिस्टम में, लेंथ मीटर होती है और टाइम आपका सेकंड में होता है। वैसे ही मैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का भी लिख सकती हूँ सेम, दैट 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इट मस्ट बी 10 इक्वल टू न्यूटन 1 ग्राम multiplied by 1 centimeter raised to -1 multiplied by what? मैडम ये सेकंड का सेकंड में रहेगा। 1 सेकेंड रेस टू -2 सेकेंड आपका सेकेंड ही रहेगा। यहां तक क्लियर है तनीषा बेटा? ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई बच्चों सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि चलो यहाँ पर हमें जो वैल्यू है वो 19 × 10 रेज टू 10 गिवन है, बट लेट मी फाइंड आउट दी वैल्यू कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर मेरे पास है तो हाउ मेनी डाइन्स इट इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मुझे N2 निकालना है, किसी की भी यूनिट है मेरी N2, सो वी नो दैट N1 मल्टीप्लाइड बाय M1 अपॉन M2 रेज टू A। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? L1 अपॉन L2 मैम आपका रेज, जल से, क्या बेटा? आपकी स्क्रीन जल से पोज हो एक गई। सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, अभी आ गई बेटा। हाँ, एंड T1 अपॉन T2 C। तो सपोज अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकालनी है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर N2 की जो वैल्यू है वो तो एक मुझे कैलकुलेट करनी है। N2 इज इक्वल टू व्हाट? अब मुझे यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील की वैल्यू गिवन है, इट इज गिवन टू मी एज 19 × 10 रेज टू 10, है ना। ये मेरा N1 के बराबर हो गया। M1 हम लोगों ने लिखा ही है, M1 इज इक्वल टू kg, और M2 कितना है हमारे पास? M2 हमारा ग्राम में है हमारे पास, तो ये आ गया एक तरीके से kg अपॉन ग्राम रेज टू A, मतलब रेज टू 1, क्योंकि मास को हमने 1 से रेज कर रखा है। वैसे अगर मैं लेंथ की बात करती हूँ तो लेंथ में मेरे पास क्या आ जाएगा? L1 इज मीटर, L2 इज सेंटीमीटर, एंड आई हैव टू रेज दिस टू -1, एंड टाइम वाला जो दोनों है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, सेकंड आ जाएगा रेज टू -2। अभी देखा कि कितना इजीली आप कन्वर्ट कर पाओगे दोनों यूनिट्स के बीच में। Can you guys see now that how easy it is to convert between the two units? ये तो easy था, अगर कोई complicated unit given हो तो बहुत easily convert कर लोगे बच्चों। ठीक है, तो अब अगर मुझे N2 है, N2 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी?
19 into 10 raised to 10 kg और ग्राम में रिलेशन कितना होता है 1000 Yes, ma'am. मल्टीप्लाइड बाय मीटर और सेंटीमीटर में 100 होता है 100 रेज टू -1 है ना। तो यहाँ से आपका मतलब ये वाला जो 100 है यहाँ से 1000 वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी और आप लोगों के पास एक तरीके से n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनल 19 into 19 into 10 की पावर 11 आपके पास n2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज जो है ये हमें क्या दिखाती है, व्हाट डज इट शो अस, दैट इफ यू आर हैविंग 19 into 10 raised to the power 10 Newton per meter square, this is equal to 19 into 10 raised to the power 11 dyne per centimeter square. Is this okay guys? मैम हाँ बेटा। मैम एक बार क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये नहीं समझ पाया मैं। बेटा क्वेश्चन ने आपको एक कोई क्वांटिटी है, कुछ भी वेरिएबल है आपके पास, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इसने बोला है ये मेरा वेरिएबल है और इसकी आपको वैल्यू दे दी है 19 into 10 raised to 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। आपको बोला है कि ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको चेंज करके मुझे ये वाली जो वैल्यू है ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस मैम। है ना, क्वेश्चन आपको यूनिट चेंज करने के लिए बोल रहा है, ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील है इस क्वांटिटी का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन निकाल ली, है ना बेटा। हाँ अंकुश बेटा बताओ। मैम ये अभी भी N1 और N2 में दिक्कत हो रही है, मैम एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ मैंने ये बोला कि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमें समझ में आया कि यंग्स मॉडुलस की हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया कि जो डायमेंशन है इट शुड बी फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर, है ना। फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर हमारी जो डायमेंशन है वो आनी चाहिए इस केस में। तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन आ गई। सो इससे मैंने लिख दिया कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 kg 1 मीटर रेज टू -1 1 सेकेंड रेज टू -2 और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि वो हमारी सीजीएस यूनिट है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर इनवर्स और 1 सेकेंड रेज टू -2। इज दिस ओके बेटा? मैम Yes, न्यूटन ma'am. के साथ मैम जब फोर्स के हम वो लिखते हैं आइडेंटिटी ऐसा यूनिट लिखते हैं तो होता है कि किलोमीटर इनटू मीटर आई थिंक। नहीं फोर्स की भूल जाओ ना, यहाँ पे हमने इसको तभी तो और सिंप्लीफाई कर दिया ताकि हम इसको केजी मीटर और सेकंड के तरीके से लिख पाए। हाँ है ना, फोर्स आपकी कितनी होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है आपकी फोर्स। ठीक है, बट अब इसको हमने तभी इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि यहाँ से जो एल है वो मीटर वाली चीज कैंसिल आउट होकर आपको इस तरीके का आंसर देगी जब आप इसको एक्सपैंड भी करोगे तो। ठीक है बेटा, अब बच्चे ने पूछा कि वो N1 N2 U1 U2 में कंफ्यूज्ड है। तो हमने यहाँ वाली स्लाइड में क्या देखा था कि अगर मुझे कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है किसी एक यूनिट के साथ, जो मुझे वहां पर उस क्वेश्चन में गिवन है 19 into 10 raised to 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड आई हैव टू एक्सप्रेस इट इनटू अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और वो U2 जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो मुझे गिवन है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे N2 की तो वैल्यू निकालनी है ना बेटा, कि जो डाइन पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के साथ वैल्यू लगेगी वो कितनी होगी, है ना अंकुश बेटा। ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो अब वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है वो लगाया। तो मुझे पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है दैट इज 19 into 10 raised to 10। M1 की वैल्यू हमें पता है कि इस सिस्टम में मास हम कैसे ले रहे हैं केजी, और जो दूसरा सिस्टम है उसमें हमने मास लिया है ग्राम के फॉर्म में। उसके बाद लेंथ पे अगर मैं आती हूँ तो लेंथ हमें पता है कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला सिस्टम है उसमें हमने लेंथ लिया मीटर में, और डाइन पर सेंटीमीटर में हमने लेंथ लिया सेंटीमीटर में, एंड दिस शुड बी रेज्ड बाय -1 क्योंकि डायमेंशन -1 आई थी। टाइम हमारा सेकंड आया दोनों का, वो हमारा -2 की पावर से रेज होगा क्योंकि टाइम के डायमेंशन -2 आई थी, और ये सेकंड और सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे। Now, since you know the relation between gram and kg and meter and centimeter, we can determine the value of N2 very easily. है ना बेटा, तो मैंने देखा कि N2 की वैल्यू आ गई 19 into 10 raised to 11। मतलब ये जो वैल्यू मुझे गिवन है 19 into 10 raised to 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 19 into 10 raised to 11 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस ओके नाउ कि दो सिस्टम में कैसे हमने चेंज किया, ये क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, यही तरीका एक और क्वेश्चन में लगाएंगे, एक दो क्वेश्चन इसके और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन और थोड़ा इजी है, यहाँ पे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, विस्कोसिटी का हमने निकाला था ना कल डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ पर भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी गिवन है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन टू यू एज m1 l-1 t-1। ठीक है, अब आप लोगों को बताना क्या है, व्हाट डू यू गाइस हैव टू कैलकुलेट कि 1
पॉइजली जो होती है बेटा वो इसकी एसआई यूनिट होती है, इज इक्वल टू हाउ मेनी पॉइज, is equal to how many poise. Poisally is the SI unit and poise is the CGS unit. ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो SI यूनिट वाला चीज है, SI वाली चीज में मैं क्या कर सकती हूँ, पॉइजली जो है मेरी, पॉइजली जो है इट इज इक्वल टू व्हाट, वन पॉइजली, जैसे मैंने वहां पे लिखा था वैसे ही मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, वन पॉइजली इज इक्वल टू व्हाट, 1 kg, है ना, 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर इनवर्स multiplied by 1 second inverse raised to -1. Is this okay? Yes, युवराज बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, यही आंसर आएगा। और सिमिलरली अगर हम CGS यूनिट लिखते हैं तो CGS में क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइस। तो CGS में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम रेज टू 1 आ जाएगा। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर रेज टू -1, और ये कितना आ जाएगा 1 सेकेंड रेज टू -1। ठीक है, तो अब अगर मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है, N2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, N1 इज 1, तो ये तो मेरे पास 1 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय M1 अपॉन M2 रेज टू 1, तो kg अपॉन ग्राम रेज टू 1, मल्टीप्लाइड बाय मीटर अपॉन सेंटीमीटर, मीटर अपॉन सेंटीमीटर रेज टू -1, एंड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड अपॉन सेकेंड रेज टू -1, तो निकल जाएगा ये भी आंसर। इसको भी निकाल लोगे, 10 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, केजी और ग्राम में तो आप लोगों को पता ही है क्या रिलेशन होता है, 10 आ रहा है ना, केजी और ग्राम में क्या आ जाएगा, 1000, मल्टीप्लाइड बाय फिर से वही 100 का रेज टू -1, सो इट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका आंसर अगर मैं ऊपर लिखूं तो आंसर हमने क्या देखा, दैट 1 poisely is equal to how many poises, 10 poise is equal to how many poises, 10 poise. Is it okay guys? इस तरीके से निकल जाएगा, कोई भी अगर सिस्टम आएगा उसका आंसर निकाल लोगे? Yes मैम, नो मैम? अच्छा मैम, ये जो N बन के बना हुआ था इसको पॉइजी कहते हैं, और इसका और पॉइजली, पॉइजली पॉइजली कहते हैं और उसको पॉइज, के अंदर 10 पॉइज होते हैं। राइट। चलो लिख लेते हो, याद रहेगा। हाँ लिख लो, ये आपका सब याद आ जाएगा, जब ये वाला चैप्टर अभी हम करेंगे ना, सेकंड टर्म में करेंगे हम ये वाला। हाँ बेटा। मैम ये जो केजी पे रेज टू पावर 1 है और 1 मीटर पे रेज टू पावर -1 है, इन पे जो पावर लगी है फिक्स है? हाँ ये है ना, डायमेंशन से आई है ना बेटा ये। ओके मैम। ये m रेज टू 1 आपका डायमेंशन है, l रेज टू -1 डायमेंशन है, t रेज टू -1 डायमेंशन है। ओके मैम। है ना, ये जो पावर लगी है ये आप डायमेंशन से डिसाइड कर रहे हो, देखा था ना फॉर्मूला में रेज टू a b c था, वो a b c क्या था, डायमेंशन थी। ओके मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। यस मैम। यस मैम। गुड, आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा देखने में, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, हीट जो होती है ना, आपकी जो हीट होती है वो आप लोग देखोगे कि कैलोरीज और किलो कैल में मेजर होती है ना। अगर आप ऐसे भी देखते हो कि जैसे अगर आप खाने की आइटम्स उठाते हो कुछ, तो उसमें आप देखते हो कि एनर्जी जो होती है वो किलो कैल्स में मेंशन होती है ना, कि कितनी कैलोरीज आप एक दिन में बर्न कर रहे हो, कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो। तो ये वाली जो हमारी बॉडी की चीज है वो भी कैलोरीज के अंदर ही मेजर होती है, कि कितनी एनर्जी हमने बर्न करी, कितनी कैलोरीज हमने गेन करी कुछ भी खाने में, है ना बच्चों। तो कैलोरी जो होती है वो आपकी एक एनर्जी की यूनिट होती है, हीट की यूनिट होती है, एंड इट इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, जहाँ पे जूल्स जो होती है इट इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो एक तरीके से आपको जो डायमेंशन है वो गिवन ही है इस केस में। अब आपको आगे क्या बोला है कि अब आपको एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स एम्प्लॉय करना है, जहां पर मास आप अल्फा से मेजर कर रहे हो, जो लेंथ है वो आप बीटा से मेजर कर रहे हो, बीटा मीटर से, और टाइम जो है वो गामा सेकंड से मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी एक बढ़िया सी टेबल बना लेते हैं, उससे ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहला आपका जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एसआई यूनिट है, दूसरा जो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कोई नया सिस्टम है, न्यू सिस्टम, है ना, ये आपका न्यू सिस्टम है। तो एसआई यूनिट में हमने क्या देखा कि N1 की वैल्यू कितनी है, 4.2, है ना। न्यू सिस्टम में N2 की जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी है। एसआई सिस्टम के अंदर हमारा जो मास है M जो है, M1 जो है, दैट इज मेजर्ड इन केजी, तो इट इज इक्वल टू 1 kg। और जो लेंथ हम मेजर करते हैं वो हमें पता है 1 मीटर में मेजर करते हैं। टाइम जो हम मेजर करते हैं, टाइम हम मेजर करते हैं 1 सेकंड से।
है ना। इस वाले सिस्टम में अब आपको बोला है कि मास आप मेजर कर रहे हो कुछ अल्फा केजी से, है ना, अल्फा केजी से आप मास मेजर कर रहे हो। यहाँ पर आपको बोला है कि जो लेंथ है L2 जो हम मेजर कर रहे हैं वो हम मेजर कर रहे हैं बीटा मीटर से। अच्छा, यहाँ पर L1 आएगा बेटा, ठीक है। जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं वी आर मेजरिंग दैट यूजिंग बीटा मीटर्स, और मास हो गया, लेंथ हो गया, जो हम टाइम मेजर कर रहे हैं T2 आप मेजर कर रहे हो, वो आप मेजर किस में करोगे, गामा के टर्म्स में। सो यू आर मेजरिंग दैट इन गामा सेकेंड्स। इज द क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला भी जो है, डायमेंशन भी आपको गिवन है, डायमेंशन भी आपको गिवन है कि एनर्जी की जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, देखो 1 kg। -2। वेरी गुड। एनर्जी की डायमेंशन वैसे भी हमें पता है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन में भी गिवन है m1 L2 T-, ठीक है। तो मतलब A, B और C की भी वैल्यू है हमारे पास। तो अब फॉर्मूला तो हमें पता है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे, क्या लगेगा, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 की पावर A 1 L1 अपॉन L2 रेज टू द पावर B, और लास्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर C। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी सिंपली, यस मैम हो गया। है ना। हो भी क्या, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 है आपका 4.2, ठीक है। तो M1 -1 बीटा -2 और वेरी गुड, गामा 2 आ रहा है। M1 अपॉन M2 जो होगा वो तो 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा, है ना। केजी केजी तो कट Yes, ma'am. जाएगा, आपके पास बचेगा 1 अपॉन अल्फा रेज टू 1, है ना। 1 L1 बीटा की अपॉन पावर 2 L2 कर करोगे दूंगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बीटा रेज टू 2, और जब T1 अपॉन T2 करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन गामा रेज टू -2। तो आ गई N2 की वैल्यू। N2 की वैल्यू कितनी आई, 4.2 अल्फा रेज टू -1, बीटा रेज टू -1, गामा रेज टू 2, बीटा रेज टू -2 एंड गामा रेज टू 2। तो यही तो क्वेश्चन में लिखा था, यही तो बताना है आपको, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आपको लिख के कंफर्टेबल है तो ऐसे भी आप टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों को मन करे वैसे आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन हमारा अच्छे से हो जाना चाहिए बस, है ना। ये वाले तरीके से काफी इजी हो गया, ठीक है। दोबारा से समझा दूं एक बार बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ना एसआई सिस्टम गिवन है। एसआई सिस्टम में आपको बोल रखा है एनर्जी का जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर आपको N1 की वैल्यू गिवन है 4.2, ठीक है। मास आपको पता है केजी में मेजर होता है, लेंथ आपको पता है मीटर में होती है, टाइम होता है सेकंड में मेजर। अब आपको बोला है कि मैंने एक नया सिस्टम क्रिएट कर दिया, और उस नए सिस्टम के अंदर मास हम मेजर कर रहे हैं अल्फा केजी में, लेंथ हम मेजर कर रहे हैं बीटा मीटर में, और टाइम हम मेजर कर रहे हैं गामा सेकंड में। अल्फा बीटा गामा कुछ भी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, N1 और N2 के बीच में रिलेशन क्या है। डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है, मतलब आपके पास A, B और C की वैल्यू आ गई, तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ पे तो बच्चा, है ना अंकुश बेटा। M1 की वैल्यू आपको पता है केजी है, M2 इज अल्फा केजी, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा। L1 की वैल्यू मीटर 1 मीटर है, L2 की वैल्यू बीटा मीटर है, तो दोनों को डिवाइड करोगे 1 अपॉन बीटा आ जाएगा। बेटा पेपर में अगर गिवन नहीं होगी तो एनर्जी की डायमेंशन तो पता ही है आप लोगों को, एनर्जी की डायमेंशन निकाली थी ना हमने कल की क्लास में। बेटा एनर्जी क्या होती है, फोर्स इंटू, एनर्जी की डायमेंशन वर्क डन के इक्वल आती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है। फोर्स की डायमेंशन हमें पता ही है, इतनी बार हमने निकाल ली है, m1 l1 t रेज टू -2, तो एनर्जी की आ जाती है m1 l2 t रेज टू -2, ठीक है। अगर नहीं भी गिवन हो तब भी आप निकाल सकते हो, क्लियर है। मैम सारे एनर्जी के डायमेंशन सेम होगी हाँ ना? सारे एनर्जी और वर्क डन सबकी डायमेंशन यही होगी, हीट एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन यही आएगी। पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है, कुछ भी है, सबकी डायमेंशन यही रहेगी, ठीक है। क्लियर है ये वाला चीज, इतने ही क्वेश्चन करने हैं हमें। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में ये चीज समझ में आई? यस मैम हो गया। आगे मैम। ठीक है। अब अगला वाला, ये वाला आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। ये वाला तो आप ऐसे 1 सेकंड में ही कर लोगे। तो यहाँ पर अब ये वाला जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पता है ना, उस पर बेस्ड है ये पूरा। सो दिस एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि भाई अब अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, कुछ भी इक्वेशन है अगर मैं लिख दूं, तो दोनों इक्वेशन पे जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए ना। कुछ भी इक्वेशन लिख दो, सपोज मैं यही बोल दूं कि ये मेरी इक्वेशन है, व्हाट इज माय इक्वेशन, माय इक्वेशन इज what, my equation is that force is equal to mass into acceleration। तो ये भी तो इक्वेशन ही है, फोर्स की डायमेंशन पुट करो, मास की पुट करो, एक्सेलरेशन की पुट करो, तीनों सेम नहीं आ जाएंगी?
यस मैम आ रही है। है ना। यस फोर्स मैम होती है एम एल आपकी, टी माइनस टू। फोर्स होती है आपकी m1 l1 t माइनस टू। और यहाँ पर अगर आप डायमेंशन देख रहे हो LHS में तो कितनी, राइट हैंड साइड पे तो कितनी आ जाएगी m, एक्सेलरेशन की हो जाएगी l1 t माइनस टू, तो दोनों की सेम आ रही है ना। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। अगर मैं आपको दूसरी इक्वेशन दे दूं F is equal to ma multiplied by time, do you think this equation is okay? नो मैम। नो मैम। है ना। तो ये तो हमें यहीं पे दिख गया that this equation will not be dimensionally correct। तो ऐसे आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है उसके अंदर आप पुट इन करके चेक कर सकते हो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। यस मैम। ठीक है, इसके भी एक दो एग्जांपल्स करते हैं बेटा, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं। ये वाला जो यूज है ये काफी सिंपल रहता है इसका। सबसे पहला एग्जांपल है ये वाली भी सबने देखी है इक्वेशन, है ना। यस एक मैम। बार इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे चेक करोगे, x की डायमेंशन लिखो, x आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट है, तो x की क्या डायमेंशन हो जाएगी? मैम m0 l1 t0। वेरी गुड, x की डायमेंशन हो जाएगी l रेज टू 1, है ना। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ऑल द अदर टर्म्स। डायमेंशन ऑफ ut कितनी हो जाएगी? मैम l ही होगा बस। l ही आ जाएगा ना, क्योंकि u कितना होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज l1 t माइनस 1, और टाइम की डायमेंशन आपको पता ही है t ही होती है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी l1 आ जाएगा, और दूसरी वाली टर्म की भी निकाल सकते हो। जाएगा, इसको कोई डायमेंशन लेस होता है और एक्सेलरेशन क्या होती है मीटर पर सेकंड, यानी lt -2 l आएगा। बिल्कुल सही, इसका भी l ही आ जाएगा ना, यस मैम। है ना। तो ये कैसे आएगा? डायमेंशन आपको पता है हाफ की तो कुछ डायमेंशन होती नहीं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें पता है कितनी होती है। अच्छा m तो नहीं आता, वेरी गुड। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाती है हमारी lt माइनस 2, और t का स्क्वायर है, तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू l। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बस इतना ही चेक करना है। समझ में आ गया? समझ में आया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? मैम स्क्रीन रुक गई क्या? अच्छा एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चों? डायमेंशनली करेक्ट, तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। इज इट ओके? मैम हाँ बेटा। इसी में हमारा यहाँ पे ut प्लस 2at स्क्वायर होता तो मैम वो भी करेक्ट होता है हाँ, डायमेंशनली। वो भी करेक्ट होता है। ये इसकी एक लिमिटेशन है बच्चा, है ना, कि जो कांस्टेंट वाली टर्म्स होती हैं उनका ये कुछ नहीं कर सकती है, वो सही हो नहीं हो वो कुछ पता नहीं चलता, है ना। यहाँ पर अगर बिल्कुल सही Yes, बोला आपने, ma'am. 280 स्क्वायर होता तब भी वो भी करेक्ट होता, बट वो वाली इक्वेशन फिजिकली एक्चुअल में करेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो अगर कोई फिजिकल इक्वेशन सही है जिसको हम यूज कर रहे हैं, सो इट हैज टू बी डायमेंशनली करेक्ट। बट सारी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आपकी फिजिकल वर्ल्ड में सही नहीं होती, है ना। अगर मैं यहाँ पे ut प्लस पाई 80 स्क्वायर कर दूं तो हो सकता है वो वाली इक्वेशन मेरी गलत हो जाए। Yes, ठीक है ma'am. बेटा, चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देखें। चलो अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें देखना, इसमें चेक कर लेना कि सारा सही है या नहीं है मामला। यस मैम सही है। सही है ना, ये तो इक्वेशंस दिख ही रही हैं डायरेक्टली कि सही है। मैम डायमेंशन ऑफ u हमें पता ही है, वेलोसिटी की होती है lt माइनस 1, डायमेंशन ऑफ v भी हमें पता है कि इट इज l1 t माइनस 1, है ना। और अगर हम डायमेंशन at की निकालेंगे तो उसकी डायमेंशन भी हमारी कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की कितनी होती है, lt माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। lt माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम आ जाएगी, तो वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, l1 मैम t जेई में माइनस। कभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मैम डायमेंशन करेक्शन पूछ ले? डायमेंशन करेक्टनेस शायद ना पूछे, मतलब वो तो हो सकता है कि अल्फा बीटा वाली चीज निकालने को पूछ ले, जो हमने देखा था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ, वैसा क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला शायद नहीं आएगा। ओके मैम। ठीक है, ये आपका एग्जाम के लिए हो जाएगा। हाँ, ये वाला स्कूल एग्जाम में आ सकता है डेफिनेटली। सो दिस इज ऑल्सो, दिस इक्वेशन इज बेटा, बट ये जो चैप्टर है ना ये आपका बेस चैप्टर भी है, ये जेई में तो इससे क्वेश्चन आ ही सकते हैं। इस चैप्टर में जो सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, वो सारी चीजें हम अपनी फर्दर जितनी भी क्लासेस लेंगे उसमें भी यूज करेंगे। अब आप हर जब भी कोई नई क्वांटिटी सीखोगे तो पहले हम उसकी डायमेंशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी यूनिट लिखेंगे, तो बहुत जरूरी हो गया डायमेंशन एनालिसिस देखना। क्लियर है? ये सेकंड यूज भी समझ में आया डायमेंशंस का? यस मैम। ठीक है, अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट यूज हम देखते हैं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है कि फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप आप कैसे निकाल सकते हो। इसको हम एग्जांपल से ही समझेंगे, बट इसमें होता क्या है कि कोई भी एक क्वांटिटी आपको गिवन होती है, फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन टू यू, फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको गिवन है और आपको बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स,
फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, ये आपको नोन है कि किन फैक्टर्स पे वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है। तो आप जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है और जो फैक्टर्स है जिन पे वो डिपेंड करती है उनके बीच में एक रिलेशनशिप निकाल सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसको हम समझेंगे किसी एक एग्जांपल से। एग्जांपल से समझे इसको बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो सब ये वाला एग्जांपल देखो, ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में भी यही वाला एग्जांपल है। ये वाली चीज को, मेथड को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल और सबसे पॉपुलर एग्जांपल यही है। ठीक है, तो जो मैंने बताया था कि टाइम पीरियड वाला एग्जांपल है, वो टाइम पीरियड वाला एग्जांपल यही है बच्चों। यहाँ पे आपको बोल क्या रखा है कि यू हैव टू डिटरमिन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपको निकालना है सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है ये आपको बोल रखा है कि इट इज डिपेंडिंग ऑन मास m ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो पेंडुलम के नीचे वो बॉल लगी रहती है, जो बॉब होता है पेंडुलम का, उसके मास पे डिपेंड करेगा ये टाइम पीरियड। लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करेगा, लेंथ कितनी है पेंडुलम की उस पर डिपेंड करेगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो Yes, इस ma'am. क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, अब ये चीज आप समझो। सबसे पहले मैं ये लिख सकती हूँ दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू सम पावर, है ना? मुझे पावर नहीं पता, हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो, बट इट इज समहाउ डिपेंडिंग ऑन मास। टाइम पीरियड जो है वो आपका कुछ मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है? Similarly, I can say that time period will also depend on length. Let it be length raised to the power b, है ना? और इसी तरीके से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि टाइम पीरियड आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज स्क्रीन रुक गई। अच्छा, अभी आ गई बेटा, है ना? ये तीनों चीजें मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम द डेटा विच इज गिवन टू मी कि टाइम पीरियड इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन मास। मुझे नहीं पता क्या पावर पे डिपेंड है, बट डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन लेंथ, किस पावर से नहीं पता, बस डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई कैन डू दिस। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकती हूँ दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू a, l रेज टू b एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू c। ये भी चीज ठीक है? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे अब ये ऐसे ही करते थे ना, जहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है वहां पे आप एक कांस्टेंट लिख देते थे। तो अब आप लिख सकते हो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय m रेज टू a, l रेज टू b, g रेज टू c। ये चीज सही है ना? k आपका एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये जो k है ये आपका कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k इज योर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। ये चीज क्लियर है? अब इसके आगे का स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अब दोनों साइड की आप डायमेंशंस लिख सकते हो। दोनों साइड की डायमेंशंस हमारी सेम भी होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। टाइम पीरियड की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? मैम T1। वेरी गुड, m0 l0 t रेज टू 1। टाइम पीरियड तो सेकंड में ही निकालते हैं, टाइम ही तो होता है। सो Yes, दिस ma'am. मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट की डायमेंशन कुछ है नहीं, कांस्टेंट की डायमेंशन कुछ है नहीं, मतलब खाली मेरे पास डायरेक्टली आ गया मास रेज टू a। लेंथ की डायमेंशन कितनी होगी? l रेज टू b। और g की डायमेंशन कितनी होती है? g m minus 1 l3 t minus 2। क्यों? मैम LT माइनस मैम 2 LT माइनस मैम 2। ग्रेविटेशन की है ना? हाँ, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन होगी ना, मैम lt minus 1। है ना? तो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ एक तरीके से? m रेज टू a, है ना? इसको अगर मैं लिख दूं तो m रेज टू a लिख सकती हूँ। यहाँ पर लेंथ में b और c दोनों है, सो आई कैन राइट इट एज व्हाट? l रेज L टू पे b पावर प्लस B c प्लस C। एंड t की पावर -2c। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है बेटा, अब आ जाएगी मेरे पास a b और c की वैल्यू। यस मैम आ गई। आ गई? कैसे आएगी? दोनों साइड को कंपेयर कर लो ना भाई, दोनों साइड को कंपेयर तो कर ही सकते हो। दोनों साइड को अगर कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी ना हमारे पास। a की वैल्यू तो 0 आ गई, C की -1/2। बिल्कुल सही बेटा, a की वैल्यू 0 आ गई। दूसरा आपके पास क्या आ गया कि b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपके पास क्या आ गया कि -2c इज इक्वल टू 1। यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई और b और c की वैल्यूज पे निकल जाएंगी, यस मैम। है यस ना? मैम। तो बेटा जब आप निकालोगे तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -12, एंड सिंस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ। हाफ आ जाएगी। एक सेकंड बच्चा,
स्क्रीन अटक गई है, अभी आ जाएगी। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हो ना एक्सप्रेशन क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, है ना। अब आपको पता है कि इक्वेशन क्या थी हमारी, दैट टाइम पीरियड इज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय m रेज टू a मैम T l। इक्वल टू K रूट LYG आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट t विल बी इक्वल टू k m रेज टू 0 l रेज टू हाफ g रेज टू माइनस हाफ। तो एक तरीके से मेरी टाइम पीरियड की क्या वैल्यू है बेटा, इट इज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय l अपॉन g रेज टू हाफ। दिस इज आल्सो ओके। मैम स्क्रीन Yes, मैम। अच्छा स्क्रीन रुक गई है, ठीक है। मैं इतनी सारी चीजें लिख देती हूँ, स्क्रीन रुक जाती है। दिख रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर अगर मैं फाइनल वैल्यू लिखूंगी तो जो टाइम पीरियड होगा आप लिख सकते हो उसको सम कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ l बाय g। मैम इस है? इक्वेशन में K की वैल्यू 2 पाई आती है ना एक्सपेरिमेंटली? हाँ, एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 2 पाई आती है। एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्सपेरिमेंटली जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो k की वैल्यू आपकी 2 पाई के बराबर आती है। तो आपका जो टाइम पीरियड होता है इट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। तो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि मास ऑफ द बॉब पे वो डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इज दिस ओके गाइस? बड़ा सिंपल है ये वाली चीज कि हमने जो पावर्स हैं वो निकाल ली। मैम दोनों लास्ट अंकुश ने, स्लाइड हाँ दोनों अंकुश ने हैंड रेज करें। डाउट भी बताओ बेटा। मैम वहाँ पे जो 1/2 था तो हमने उसमें रूट में चेंज कर दिया, और माइनस हाँ, में -1/2 होगा तो भी होगा क्या ये? -1/2 होगा तो नेगेटिव पावर का मतलब होता है एक तो वो डिवाइड हो रहा है और वो रूट में चला जाएगा, है ना। नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे अब मैंने यहाँ पे यही तो किया, l रेज टू हाफ था, g रेज टू माइनस हाफ था, तो माइनस का मतलब है कि वो चीज डिवाइड हो रही है ना। ठीक है बच्चा, ओके मैम। ठीक है। हाँ बेटा, मैम वो टाइम इज इक्वल टू K इंटू m0 l 1/2 g -1/2। मैं वहां से थोड़ा समझा दूं मैम, क्योंकि डाटा जैसे था। कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ तक स्टेप समझ में आया। इसके बाद तो बेटा यस मैंने मैम। खाली एक्सपैंड किया है, तो अब m0 तो 1 ही हो जाएगा, l रेज टू हाफ है, g रेज टू माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ का मतलब होता है कि इसको हम डिवाइड में डाल देंगे। तो मेरे पास टाइम पीरियड कितना आ गया, k l अपॉन g रेज टू 1/2। सो आई कैन राइट इट एज टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ l बाय g। मैम ठीक है रूट बेटा। क्यों है? बेटा हाफ का मतलब क्या होता है पावर का, हाँ 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 हाँ। है ना। हाफ का मतलब क्या होता है पावर का, आप रूट ले रहे हो ना किसी भी चीज का, तभी तो पावर हाफ आती है। यस मैम। क्लियर है बच्चों ये चीज? एक और क्वेश्चन सॉल्व करें? यस मैम। ठीक है, चलो वेरी गुड। एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला एक्सप्रेशन हमने कल की क्लास में भी देखा था, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर है आपका जो किसी लिक्विड में मूव कर रहा है, और जो लिक्विड है वो सॉलिड स्फीयर का मोशन अपोज कर रही है विद सम फोर्स F। ये हमने कल की क्लास में भी देखा था ना बेटा, कि अगर कोई भी ऐसे लिक्विड है, मस्त ऐसे हमारे पास लिक्विड है, इसमें मैंने कोई सॉलिड स्फीयर अगर डाल दिया, if I'm putting a solid sphere here and the solid sphere is moving down with velocity v, रेडियस मुझे गिवन है इसका r, तो हमने देखा था इस पे जो फोर्स एक्ट करती है ऊपर की डायरेक्शन में कुछ विस्कस फोर्स एक्ट करती है ना बच्चों। फिर वहां से हमने देखा था कि ये जो विस्कस फोर्स है ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड करेगी और स्पीड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आपको यही अज्यूम करना है कि जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट पावर्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, और फोर्स का आपको फॉर्मूला निकालना है। मैं सिंपल है। विस्कोसिटी का एक बार बता दो मैम, हाँ, डायमेंशन क्या था? विस्कोसिटी का मैं बता देती हूँ। विस्कोसिटी का कितना होता है, m l -1 t मैम -1। समझ नहीं आया ये, मतलब क्या कहा आपने, फोर्स ये क्या? हाँ बेटा, ये क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि ये जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। मतलब आई कैन से दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन ईटा रेज टू a, है ना। यही तो हमने पिछले केस में भी किया था भाई, है ना। ईटा रेज टू a पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। सो आई कैन से इट इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू b एंड इट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी रेज टू c। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ दैट फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ईटा a r b एंड वेलोसिटी रेज टू c। तो अगर मैं सबकी डायमेंशन पुट करूंगी मेरे पास a b और c की वैल्यू आ जाएगी ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थी बच्चों, है ना। यस मैम। तो अब सबकी अगर आप डायमेंशन पुट करोगे तो फोर्स की डायमेंशन हमने बहुत बार देख ली, m1 l1 t -2 है ना। विस्कोसिटी की डायमेंशन में आप लोगों को बता देती हूँ, विस्कोसिटी की होती है m l -1 t -1। ये हमने कल की क्लास में डिराइव भी करी थी बच्चों।
सो दिस रेज टू ए, रेडियस जो होता है उसकी डायमेंशन आपको पता ही है, रेडियस की डायमेंशन आपकी लेंथ होती है सिंपल एल रेज टू बी, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है एल टी माइनस वन रेज टू सी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं ये सारियों को मिला दूं, क्या लिख सकते हैं, m कहीं पे भी नहीं आ रहा तो m रेज टू a ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सिंपली m रेज टू a तो मेरे पास आ ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास क्या है, l रेज टू माइनस a प्लस b प्लस c, तो l रेज टू माइनस a प्लस b प्लस c, और टाइम, टाइम के साथ मेरे पास क्या आएगा, t रेज टू माइनस a माइनस c। इज दिस ओके, यहां तक सबने मेरे साथ है? यस मैम। ठीक है, अब दोनों की साइड्स को कंपेयर करके बताओ एबीसी की क्या वैल्यू आएगी। मैम तीनों की वैल्यू 1 ही आ रही है। मैम तीनों की 1 आ रही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला सब बच्चों ने। हाँ बेटा, और वो भी मैम सारी पॉजिटिव है। सारी पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। ए तो डायरेक्टली दिख ही गया, ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब आप यहां से देख सकते हो कि माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस ए मतलब प्लस वन, इसका मतलब है कि सी इज इक्वल टू वन एज वेल, है ना, सी इज इक्वल टू वन एज वेल आ गया मेरे पास। और यहां पर मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू एल की पावर कितनी है 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस ए माइनस सी, तो बी की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। Yes, क्लियर मैम। है, ए बी सी सबकी वैल्यू 1 आ गई, तो फोर्स को अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैम C3 माइनस वन नहीं होती वैल्यू? मैम KNR भी हो नहीं जाएगा। बेटा 1 ही आएगी, माइनस टू प्लस वन माइनस वन आएगी, बट माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन है ना, तो सी आपका 1 हो जाएगा। मैम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K की KNR भी। वेरी गुड, फोर्स इज इक्वल टू के, ईटा है बेटा ये ना एन की टांग लंबी है तो ये ईटा आरवी होता है, ईटा आरवी। और इसको एक्सपेरिमेंटली जब फाइंड आउट किया गया है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू शायद कुछ 6 पाई के आसपास आती है, जितना मुझे याद आ रहा है, बट आप इतना ही करके यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम, नो मैम, समझ नहीं आया मैम? कोई भी फॉर्मूले से आपको बस ये पता होना चाहिए बेटा अंकुश कि जो वो टर्म है जैसे फोर्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। अब इसकी लिमिटेशन भी हम देखेंगे। एक लिमिटेशन तो आप यही देख सकते हो कि आपको कांस्टेंट के बारे में कुछ पता नहीं चलता, है ना। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरी एक लिमिटेशन हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अगर यहाँ पे आप खाली ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हो ना, अगर डी आ जाए मेरे पास, है ना, अगर कोई भी मेरी क्वांटिटी है जो 4 चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो इक्वेशन तो मेरे पास 3 ही बन सकती है ना एमएलटी की, तो वो उस केस में दिक्कत आती है। मतलब 2-3 इसकी लिमिटेशन है, बट बाकी इट इज अ वेरी गुड मेथड। हम इस मेथड को फॉलो भी करेंगे जब हम आगे जाएंगे सेकंड टर्म में, तो कुछ कुछ चीजों की फॉर्मूला जो होगा वो हम इसी से डिराइव करेंगे। मैम अच्छा मतलब हमने क्वेश्चन पढ़ना है पहले, जो चीज निकालनी है उसके प्रोपोर्शन में जो जो चीजें है वो होंगी जिसकी रिस्पेक्ट में वो चीज हो सकती है, वो राइट प्रोपोर्शन में रैंडम पावर में लिख देनी है, राइट फिर प्रोपोर्शन को उठा के के लगा देना है। राइट फिर वो जैसे फोर्स का ले है तो फोर्स का फॉर्मूला लिख करके जो जो उसमें गिवन थिंग्स है उनका हमें इसी फॉर्म में फॉर्मूला लिख देना है। बिल्कुल सही बेटा। फिर जितने भी वैल्यूज हमें पता है सबकी पावर डाल करके फर्स्ट वाली इक्वेशन जिसके बराबर उससे इक्वेट कर देनी है। हाँ सिंपल सी बात है, जिन जिन चीजों पे डिपेंड कर रही है उनको किसी पावर से रेस करके आपने इक्वेट कर दिया, फिर वो जो पावर है एबीसी उसकी आपने वैल्यू निकाल ली और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लो आपकी पूरी लंबी चीज को और मैंने छोटे में बताया। मैम खुश हो जाओ, मेरे को आ गया। हाँ आ गया, खुश हो जाए, ठीक है। समझ में आया बेटा सबको? यस मैम। ठीक है, मैम ये एक मैम और बहुत एग्जांपल खुश हो करते हैं गई। इसका। आप लोग बताओ सही आंसर क्या आएगा, सब लोग करो, ए बी सी डी ई ऑप्शन है इसके, ठीक है। इसका पोल बना रही हूँ, सब बच्चे बताएंगे कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई एम मेकिंग अ पोल क्वेश्चन बच्चों, सब बच्चे बताएंगे कि क्या सही आंसर है इस केस में। दिस इज क्वेश्चन QUES। तब तक सब बच्चे सॉल्व करते रहो, ठीक है। ये सिंपल है, ये तो बल्कि उससे भी ज्यादा सिंपल है जो हमने अभी किया है। कर रहे हैं सब बच्चे सॉल्व? पोल लॉन्च कर दिया है मैंने, सब बच्चे बताओ कि क्या सही आंसर आया बेटा इस केस में।
ए बी सी डी ई, आप डायमेंशंस वाला डायमेंशन बोल रहे हैं, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन है इसके अंदर, यू कैन चूज वॉट एवर ऑप्शन यू फील इज करेक्ट इन दिस केस. किसी का नहीं आया अभी तक, सिंपल है ये तो. मैम डी ऑप्शन. अरे पोल में मार्क करना है, मुझे भी नहीं पता अभी क्या सही है, अभी कैलकुलेट करेंगे साथ में. पोल में मार्क कर दो क्या सही लग रहा है. चलो एक वोट आया, 25 बच्चों की क्लास में से एक वोट आया, बाकी बच्चे भी क्विकली वोट कर दो क्या लग रहा है सही ऑप्शन है. लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसके बाद लिमिटेशंस देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के, फिर ये वाला जो पार्ट है ये आपका फिनिश हो गया. तो शो नहीं कर रहा. पोल शो नहीं कर रहा, कुछ नहीं होता बेटा, चैट बॉक्स में लिख दो आंसर. ठीक है, कुछ नहीं होता अगर पोल शो नहीं कर रहा तो, कुछ टेक्निकल इशू होगा पोल में. पोल बोल रहा है मैं नहीं आ रहा. मैम एक चीज पूछनी थी. हम्म मान लेते हैं इसका आंसर कोई समथिंग ऑप्शन एक्स आया है, हम्म तो मैम इसमें हम प्लस माइनस भी देखते हैं, या फिर अगर वो ऑप्शन हमारे जैसे बेस ठीक है हम्म. और प्लस माइनस में थोड़ा मेरे को दिक्कत आ रही है, तो अगर तो बेस फिर सही आप है एक काम, मतलब फिर आपका नोटा है सही. अगर आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, प्लस माइनस के साथ ही ऑप्शन लिखे हुए बेटा, सी ऑप्शन देखो उसमें नेगेटिव भी पावर दे रखी है ना. नहीं पर सी है ही नहीं ना, कुछ और हाँ तो है. फिर आप लिखो अपने चैट बॉक्स में नोटा, नन ऑफ द अबव. अच्छा ऐसा है. जिस बच्चे का कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा वो चैट बॉक्स में नोटा लिख देगा. 5 ऑप्शन में से मैच नहीं हो रहा मैम, कुछ नहीं आया. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. कभी कभी हो सकता है मैं भी ट्रिक क्वेश्चन पूछ लूं. ठीक है, काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया. चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है. लेट अस सॉल्व इट एंड लेट अस डिटरमिन द आंसर. सिंपल है यार ये, कुछ मतलब क्वेश्चन में मेरे को तो ज्यादा स्टेप्स भी नहीं लगने. इसको देखो कि सिंपल सिंपल कैसे हो जाएगा. आपको बोल रखा है आ रहा है. बी, डी आ रहा है या बी. मैम बी 2 और 3. ठीक है बेटा, डी का देखते हैं क्या आ रहा है. आपको गिवन है a इज इक्वल टू बी रेज टू एन सी रेज टू एम. ये तो जो हमने मेथड किया उसका क्वेश्चन नहीं है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है ना. तो अब आपको बोल रखा है कि a की जो डायमेंशन है वो एल टी है. सो एल टी इज इक्वल टू बी की डायमेंशन आपको कितनी गिवन है, L2t रेज टू -1, दिस इज रेज टू n. मैम स्क्रीन हैंग हो गई. अच्छा स्क्रीन हैंग हो गई है, एक सेकंड बेटा. विजिबल है बच्चों? यस ठीक है. मैम. और c की डायमेंशन हमें गिवन है LT रेज टू 2, दिस विल बी रेज टू m. तो लिख सकते हैं अब इसका इक्वेशन बड़ा सिंपली, है ना. d आ गया, L1t रेज टू 1 शुड बी इक्वल टू हाउ मच मैम, l की पावर 2n प्लस m, है ना. l की पावर 2n प्लस m, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, t की पावर -n प्लस 2m. ये चीज भी सही है. यस मैम. तो अब मेरे पास बेटा दो इक्वेशन जो बन गई वो यही बन गई, दैट 2n प्लस m इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, -mn प्लस 2m इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करते थे ना कि इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉल्व कर पाएंगे. ऐसे ही करते थे ना बच्चे सॉल्व. Yes, अगर हम ma'am. ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2n आ जाएगा, प्लस 4m शुड बी इक्वल टू 2. ठीक है, सो नाउ आई कैन ऐड दीज टू इक्वेशंस एंड व्हाट विल आई गेट, 5m इज इक्वल टू 3. तो m की वैल्यू तो मेरे पास 3/5 आ गई. ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है. यस मैम. अब n की वैल्यू कैसे आ जाएगी, n मैम माइनस इक्वेशन में n, पुट कर देंगे. -n इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, मतलब n इज इक्वल टू 2m माइनस 1. तो 2m कितना हो जाएगा आपका, 6/5, -1 अगर करोगे तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. वेरी गुड, n विल बी इक्वल टू 1/5. तो क्या आया करेक्ट ऑप्शन, मैम डी. मैम डी. मैम डी. हाँ बेटा, मैम 2n प्लस m इज इक्वल टू 1 और -n प्लस 2m इज इक्वल टू 1. तो मैम अगर इसमें हम दो से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं एलिमिनेशन लगा के, हाँ
क्योंकि एलिमिनेशन होता है जब दो इक्वेशन हो जाती है तो हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं। राइट, मैंने एलिमिनेशन से ही किया है बेटा, हाँ मैम सॉरी सर। है ना। देखो मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऐड कर दिया, यही तो किया है यस मैम, देखा है नहीं ना। था। बाकी देखो जो सॉल्विंग वाले तरीके हैं वो आपको और अच्छे से आते हैं, आपको जो भी मेथड यूज करना है उसको यूज करके आप सॉल्व कर लो, ठीक है। बट आंसर यही आएगा किसी भी मेथड से करोगे तो। मैम क्लियर उस है? दोनों इक्वेशन ही 1 के इक्वल आ रहा है, तो मैम दोनों इक्वेशन को इक्वल में रख देते तब नहीं निकले? यार तब तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी ना, कुछ एन और एम के बीच में और कोई रिलेशन आ जाएगा, एन और एम की वैल्यू थोड़ी आएंगी, है ना। तो अगर मैम आपको ऐसे मैम एम की वैल्यू निकाल सकते हैं ना मैम, एम की वैल्यू अगर 3n से 3n को पुट कर देता है बाकी वैल्यू निकल आएगी। वैसे निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको सॉल्व करना है आप करो। आपका डी ऑप्शन आ रहा है? अगर यस डी मैम आ ऑप्शन गया, आ रहा है तो हाँ तो बस सही है, फिर हाँ तो आ कोई गया मैम। टेंशन की बात ही नहीं है। मेरे हो को गया। ये मेथड, जैसे मैं स्टार्टिंग से यही मेथड यूज करती हूँ, मुझे ये इजी लगता है, बाकी मेरे को किसी के मेथड से कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइड का मेथड सही हो, आपका आंसर सही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैम इसमें तो स्टार भी लगा, यानी कि आंसर यही था। हाँ हाँ हो सकता है, ये तो मैंने देखा नहीं, हो सकता है इसीलिए इस पे स्टार्ट लगा हुआ हो। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस देख लें कि डायमेंशनल एनालिसिस की क्या दिक्कतें हैं इसके अंदर, है ना बेटा। सबसे पहली लिमिटेशन तो मैंने आप लोगों को बताई दी कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है, डायमेंशनल एनालिसिस, अरे यार ये फिर से डायमेंशनल एनालिसिस नहीं लिखूंगी। सो दिस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट, डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन। जो हमारा कांस्टेंट आया, जैसे हमने जब टाइम पीरियड भी निकाला तब भी हमारा कोई कांस्टेंट आया, वहां पे के जो आया, तो डायमेंशनल एनालिसिस उस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट, अबाउट द कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसका, एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका दिक्कत है वो ये है कि अगर मेरी कोई भी क्वांटिटी है, इट इज डिपेंडिंग ऑन x रेज टू a, y रेज टू b and z raised to c, तब तो I can use dimensional analysis to determine the answer. But what if I am having f is equal to xy minus yz? तो ये जो सेकंड वाला केस है इसमें डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाएगा, है ना। Here this method fails. So basically डायमेंशनल एनालिसिस आपका फेल हो जाएगा अगर कोई एडिशन हो रही हो, सब्ट्रैक्शन हो रही हो किसी क्वांटिटी के एक्सप्रेशन में, तो वहां पे आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है सब बच्चों को? Yes. ठीक है। यस मैम। तीसरी चीज, यही दिक्कत वाली जो चीज है वो ये है कि अगर आपके ये जो फंक्शन है इसके अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉगरिथमिक कुछ भी हो, तो आपका जो फंक्शन है वो हमारे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क if there is sin थीटा, cos थीटा या log of x, कुछ भी अगर ऐसा फंक्शन आपका फॉर्मूले के अंदर है तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन आपका डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देता। ठीक है, इज दिस आल्सो ओके? साइन थीटा वगैरह की डायमेंशन 0 होती है ना, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको अपने डायमेंशनल एनालिसिस से, जबकि होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, है ना बच्चों। और फाइनल मैम 0 होंगी या 1 होगा? 1 होती है डायमेंशन, सॉरी उसकी डायमेंशन जो होती है वो 1 होती है, तो इसलिए उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस पूरे एनालिसिस में नहीं आएगी। हाँ अंकुश बेटा, क्या डाउट है बच्चा? मैम वो मैंने आपको कहा था ना कि मैथमेटिक रूल से मेरे 2-3 डाउट्स हैं। बेटा वो डाउट एक बार आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं यही चीज बता रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, अभी तो आप लोगों की भी नेक्स्ट क्लास है, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगी बच्चा। ठीक है, वो जो क्वेश्चन आप उसका मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज दो या फिर आप मुझे वॉइस नोट भेज दो, कैसे भी आपको कंफर्टेबल है वैसे भेज दो। ओके। ठीक है, और लास्ट लिमिटेशन क्या है बेटा कि आप खाली m, l और t की पावर्स को इक्वेट कर रहे हो, तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ रही है ना, यू आर ओनली ऑब्टेनिंग 3 इक्वेशंस। तो इसका मतलब है कि आप खाली जज कर सकते हो किसी भी क्वांटिटी को, तभी आप जज कर सकते हो किसी भी क्वांटिटी का जो ये डिपेंडेंस है वो आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास खाली 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही हो वो, है ना। अगर वो क्वांटिटी आपकी खाली 3 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल से कम पे डिपेंड कर रही है तब आप निकाल सकते हो, वरना आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, उसमें भी ये फेल हो जाएगी युवराज। क्लियर है? डायमेंशनल एनालिसिस की थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में बेटा हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में हमें इतना ही करना है। इज इट ओके गाइस? यहां तक सबको समझ में आया? मैम इस जगह पे मैम यस मैम। यस मैम, यस मैम, वेरी मैम गुड, थैंक यू जैसे सो कि मच। यहाँ पे हाँ बेटा,
मैम फिर और कौन सा मेथड है कि ताकि दूसरे ड्राइव किया जा सके मैम उसी फार्मूले को, जिसमें अगर 2 3 के बजाय 4 आ जाए तो? बेटा फिर वो एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं, उसमें फिर डायमेंशन एनालिसिस को हम यूज करने की अवॉइड करते हैं, उसमें फिर हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा देखते हैं कि कैसे आंसर आ रहा है। तो मैम फिजिकली नहीं निकाल ठीक सकते है उसको? बच्चा, बेटा इससे नहीं निकाल पाओगे आप, रिलेशन निकाल लोगे पावर के बीच में, बट जो 3 इक्वेशन में आप 4 वेरिएबल कैसे रख के सॉल्व करोगे, है ना, वो तो मैथमेटिकल दिक्कत आ जाएगी ना बच्चा उसमें।